सो अभी हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में पहले समझना होगा, और वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, यानी चल रहा है, मूविंग पोजीशन में है, और उस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास m और वेलोसिटी v के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे बनता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बनता है। सीधी सी बात है कि जब आप ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ाओगे या घटाओगे जो भी है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा, बिकॉज मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड है। मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड कैसे है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी आया हुआ है। मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी आया हुआ है, इसलिए मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड है। यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलेगी तो उसका मोमेंटम भी बदलेगा। मास तो किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स रहेगा। अब कोई गाड़ी चल रही है तो उसका मास तो नहीं बदलेगा, मास तो वही रहेगा। ठीक है, तो मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल जो उसमें सब्सटेंस की जो मात्रा है वो मास हो गया। और ये मोमेंटम का फॉर्मूला आपने एम भी देखा। अब अगर हम मोमेंटम का यूनिट जानना चाहें तो मोमेंटम का यूनिट हम कैसे पता करेंगे? तो देखो, ये कौन है? मास। और मास को हम लोग मेजर करते हैं, मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। मास को हम लोग किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका मोमेंटम का यूनिट हो गया। मोमेंटम समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से चल रहा है। फिलहाल u वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है। अब आप उस ऑब्जेक्ट पे उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, मतलब वेलोसिटी चेंज करने के लिए, आप उस पर फोर्स लगाए, तो अब फोर्स लगाओगे उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, तो उसकी वेलोसिटी u से बदल कर मान लो हो गई v। मास तो अब भी, मास तो एम ही रहेगा, मास तो नहीं बदलेगा यहाँ पे। तो मास एम है मगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब प्रश्न ये है कि सर वेलोसिटी में जो बदलाव आया है u से कितनी हो गई है? वो कितनी चेंज होगी? थोड़ी सी चेंज होगी कि ज़्यादा सी चेंज होगी कि बहुत ज़्यादा सी चेंज होगी? ये किस बात पर डिपेंड करेगा पता है? कि उस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स कितना लगाए हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो अगर आप एक्सीलेटर पे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर आप एक्सीलेटर पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ेगी यानी ये जो वेलोसिटीज अगर बढ़ेंगी तो मोमेंटम भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। बात समझ में? मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। अगर वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है तो मोमेंटम भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। और मोमेंटम समझ में आ रहा है? वेलोसिटी जितनी तेजी से और जितनी जल्दी इंक्रीज हो गई वैसे ही मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। और वेलोसिटी कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है या कितनी स्लो इंक्रीज हो रही है, ये किस बात पर डिपेंड करते हैं? फोर्स पर। करेक्ट। इसलिए चलो बताओ यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? अगर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इस हालत में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया? मास इंटू वेलोसिटी। अभी इसकी वेलोसिटी u है करके यहाँ पे आपको m u लिखना पड़ेगा। इस समय इसके मोमेंटम को मैं p1 नाम दे देता हूँ। अब हम उस पर फोर्स लगाए, अप्लाइंग फोर्स है नहीं भाई, अप्लाइंग फोर्स। आप उस पर फोर्स लगाए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? v। मान लो आपने यहाँ पे उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए फोर्स लगाया है, तो अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ भला?
तो हो जाएगा m इंटू वी, यहाँ पे m इंटू यू, वहाँ m इंटू वी। क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे उसका वेलोसिटी u था और वहाँ उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तो अगर मुझे पता करना हो कि सर चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम अगर पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम को माइनस करना पड़ेगा, तब तक पता चलेगा कितना फर्क हुआ। अभी इतना, पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो कितना चेंजेस आए कैसे पता चलेगा? अब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देख लो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड करेगा, लगाए गए फोर्स पर। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उसके मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंजेस आएगा। इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे, चेंज इन मोमेंटम उतना ही कम होगा जितना कम फोर्स लगाओगे। ये इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि दोनों का व्यवहार एक जैसा होना, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को कम करोगे तो दूसरा कम करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला नाता हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो फोर्स हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट भाई मोमेंटम में जो चेंज होगा वो तो समय के साथ होगा ना, समय बीतेगा तब ना वेलोसिटी में चेंज होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको अच्छे से मैं लिखता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या चीज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं बताओ? यही तो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही है। आप इसी को सेंटेंस बना के बोल दो कि व्हेन एनी फोर्स इज अप्लाइंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट देन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जब भी हम किसी चल रही वस्तु पर, जब भी हम किसी मूव कर रहे चल रहे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से जो उसके मोमेंटम में जो चेंजेस आया है उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात है, सरल सी बात है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही तेजी से बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे उसमें। समझ में आएगी? अब सुनो, तो ये फोर्स हो गया है, और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे पता है? बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम को माइनस करेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अभी भी बना हुआ है, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेगा। और रेट मतलब आपको होता है समय से भाग, मतलब कि आपको उस टाइम इंटरवल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कौन से टाइम इंटरवल में? जितने टाइम में इसका मोमेंटम P1 से बढ़कर कितना हुआ है, P2 हुआ है। जैसे इसका मोमेंटम पहले P1 था और फिर कितना हुआ, तो इससे वो होने में जितना उसको समय लगा है वो समय अंतराल आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, वो टाइम इंटरवल आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज का रेट निकालते हैं तो हम मैकेनिक्स में, अभी हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। इसमें रेट का मतलब हमेशा क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस समय के साथ उसमें कितनी बदलाव, कितने चेंजेस आ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो समझ जाओ मोमेंटम में चेंज करके समय से भाग देना है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी में चेंज करके समय से भाग देना है। रेट मतलब समय से डिवाइड, टाइम से डिवाइड करना है, जो टाइम इंटरवल है ना उससे डिवाइड करना है। समझ? अच्छा ये, हाँ ये ना, ये डेल है। जैसे मैं लिखा हूँ, जैसे मैं लिखा टी, तो टी मतलब टाइम। जैसे मैं लिखा डेल टी तो इसका मतलब समझ लेना टाइम इंटरवल। टाइम टाइम इंटरवल मतलब क्या होता है पता है? टाइम टेकन, बस। जैसे मान लो 5:15 पे उसका मोमेंटम P1 था और 5:45 पे मोमेंटम P2 हो गया, तो टाइम ना तो 5:15 है
पाँच, सॉरी ये जो डेल टी है, डेल टी मतलब केवल डेल टी कोई पूछेगा तो ना 5:15 बोलूंगा ना 5:45 बोलूंगा, बल्कि ये बोलूंगा 5:15 से 5:45 के बीच में कितने समय का फासला है, तो हम बोलेंगे सर आधे घंटे का फासला है, 30 मिनट का फासला है, तो डेल टी हो जाएगा 30 मिनट। डेल टी मतलब है कि इंटरवल कितना है, अभी इतना, अभी 9 बजे था, 9:30 बजे है, आधे घंटे का, वही डेल टी है। डेल टी मतलब होता है इंटरवल, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। किसी भी चीज के सामने में डेल लगा हो मतलब वो चेंज, जैसे मैं लिखूंगा डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, डेल का मतलब चेंज, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा डेल पी, चेंज इन मोमेंटम, ऐसे। तो ये समझ में आया कि नहीं है? अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मैं P2 माइनस P1 लिखा है ना, उसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, डेल पी लिख सकता हूं। P2 माइनस P1, P2 कौन है? फाइनल मोमेंटम, P1 कौन है? तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंजेस, बाद वाला माइनस पहला वाला मतलब चेंज कितना हुआ वही पता कर रही हो, और उसी को डेल पी भी लिख सकते हैं, ऐसा। अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो चिंता मत करो, हम यहाँ से अपनी दूसरी कहानी चलेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं, याद रखना। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी चल रहा था, और जब उसको हटा करके हमको इक्वल टू लिखना हो तो एक कांस्टेंट लेते हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। कुछ भी ले सकते हैं, जनरली के लेते हैं। जब कोई स्पेशल कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो सिंबल बदल जाता है, कुछ अलग कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो जनरली हम के लिख देते हैं, ठीक है। और ये डेल पी बाई डेल टी हो गया। ऐसे सिस्टम में इस के की वैल्यू 1 होती है। कौन से सिस्टम में? ऐसा ही सिस्टम। अभी मैं इसको मिटाऊं क्या? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? डाउट है क्या? नहीं। अगर ये डेल वाल अच्छा नहीं लगेगा तो आप यहीं से कहानी आगे बढ़ाना। जैसे मैं चलो वहीं से आगे बढ़ाता हूँ कहानी। अच्छा, यहाँ देखो के लिया मैंने। अच्छा, वो मैं क्या लिखने वाला हूँ, इन एस आई सिस्टम के की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अब के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एफ इक्वल क्या मिलेगा बताओ मेरे को? के तो 1 हो गया, आपके पास क्या बचेगा? डेल पी बाई डेल टी। समझ में? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस डेल पी जगह P2 माइनस P1 लिख सकती हो, या डेल टी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल टी को आप, डेल टी भी अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डेल टी जगह P2 माइनस P1 लिख सकते हो, जैसे डेल पी लिखे P2 माइनस। डेल मतलब चेंज, और चेंज मतलब बाद वाला माइनस पहला वाला, तो वैसे डेल टी मतलब भी क्या हो जाएगा? टाइम में चेंज, और टाइम में चेंज मतलब बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम, यानी T2 माइनस T1, तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। चलो मेरे को बताओ P2 की वैल्यू कितनी है? वो देखो P2 की वैल्यू एम वी, P1, P1 की वैल्यू कितनी है? P1 एम यू, और नीचे डेल टी। समझ में है? अब देखो यहाँ, अच्छा राइट साइड में कौन है, सॉरी लेफ्ट साइड में कौन है? एफ एफ। अब देखो आप एम एम कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा बताओ? V माइनस यू, है समझ में? एम एम कॉमन निकलेगा तो V माइनस यू, और ये डेल टी। अब देखो अगली लाइन में एफ इक्वल, अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? V माइनस यू बाई डेल टी कौन है? V मतलब फाइनल वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना? तो बताओ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और विथ, और नीचे में डेल टी लिखा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी ये, याद करो क्या थी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, क्या थी? एक्सेलरेशन क्या होता है मैं आप लिखता हूं, एक्सेलरेशन a is equals to change in velocity, that is final velocity minus initial velocity upon time interval। तो ये कोई और नहीं, ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है। अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में ध्यान दो तो वही है ये, है ना? तो ये m अपनी जगह पे है और ये बन जाएगा a, और मैंने यहाँ पे क्योंकि करके कारण भी जमा दिया। भाई जब आप किसी चीज की जगह कोई चीज रखते हो तो उसका कारण नीचे दे दो कि आपने उसकी जगह a क्यों रखा, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल जो भी, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे पास जो F इक्वल एम ए जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा याद रखना। F इक्वल एम ए यानी कि अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम चाहे तो यहाँ पे ना देखिए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कोई भी चीज का फाइनल में उस चीज का अगर इनिशियल माइनस करें मतलब चेंज निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी है। और चेंज इन वेलोसिटी इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकती थी, डेल वी बाई डेल टी करके, मतलब इस चीज को आप डेल वी भी लिख सकती थी, क्योंकि डेल का मतलब मैंने क्या बताया, चेंज। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब ये वेलोसिटी में चेंज बता रहा है आपको। जब आप फाइनल में इनिशियल घटा रहे हैं मतलब आप उसका चेंज निकाल रहे हैं, तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को कहा गया ऐसे। और चेंज इन, हाँ ये भी लिख सकती हो, वो भी लिख सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर ये पूरा का पूरा ए बन गया, समझ में आया? तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया? इसका मतलब अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? जो आप व्यूवर्स दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप वो क्या बोलते हैं, फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल एम ए, वो हमेशा याद रखें, वो काम का है। और हम लोग यहाँ से फोर्स का अगर यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, तो फोर्स की जो यूनिट होती है एस आई यूनिट, कौन सी यूनिट, एस आई यूनिट, फोर्स की एस आई यूनिट होती है न्यूटन। तो इनको आप याद रखें, न्यूटन, और उसका सिंबल एन है। फोर्स की एस आई यूनिट कौन होती है, न्यूटन। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो सब जगह सर्वमान्य है, प्रचलित है। 4 सिस्टम होते हैं, सीजीएस, सिस्टम ऑफ सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका मतलब इस सिस्टम के तहत लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से, और समय को सेकंड से। दूसरा सिस्टम होता है एफपीएस, इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि इस सिस्टम के तहत हम लोग मास को नापते हैं, सॉरी लेंथ को नापते हैं फुट से, मास को नापते हैं पाउंड से, समय को सेकंड से। फिर होता है एमकेएस, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी इस सिस्टम में लेंथ को नापते हैं मीटर से, मास को किलोग्राम से, और समय यानी टाइम को सेकंड से। और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, या इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा यूनिट की जब बात करते हैं तो देखो जैसे मास लिखा है, मास का यूनिट क्या होता है हमें, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए फोर्स का एक यूनिट आप ये भी कह सकती हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन करके बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर, मतलब समझ में आया कि नहीं? तो 1 न्यूटन मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एस अ यूनिट ऑफ फोर्स। और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। कहीं पे डाउट है? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आप लोगों को भी ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कहीं पे भी डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं अनुभूति से, ठीक है? तो चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और थैंक यू सो मच।